नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 26 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना क्रम पे आधारित जो भी फैक्ट हैं हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला जो न्यूज़ है दोस्तों वो है डिजी क्लेम। अब जैसे नाम सुने होंगे डिजी लॉकर का, उसी तरीके का डिजी क्लेम भी है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का डिजिटाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल है ये, ठीक है। कहा जाता है इसके तहत दावों की राशि को सीधे किसानों के बैंक खातों में डाला जाएगा। अभी फ़िलहाल ये 6 राज्यों में इसको शुरू किया गया है। इस प्रकार डिजी क्लेम दावों के निपटान में होने वाली देरी की समस्या का क्या करेगा, समाधान करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि डिजी क्लेम क्या है। डिजी क्लेम जस्ट लाइक डिजी लॉकर है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को, जैसे डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स को हम सेव करके रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से डिजी क्लेम में भी यही होगा कि जो भी आप दावा करते हैं, जो भी आप क्लेम करते हैं, उसको वहाँ पर जो है कि प्रॉपर जो है कि रखा जाएगा, उसके माध्यम से आपकी सेटलमेंट की जाएंगी। कहा जाता है कि डिजी क्लेम दावों की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा, ठीक है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाला प्रीमियम रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2% और नकदी फसलों के लिए 5% जो है निर्धारित किया गया है। कहा जाता है कि यह गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक विपदाओं के खिलाफ व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है। तो आपको ध्यान रखना है डिजी क्लेम को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत जो है क्या होगा कि आपके क्लेम को जो है ना ये वहाँ पे सिक्योर रखेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा और वहाँ पर जो है कि प्रॉपर जो है इसके सेटलमेंट करने में आपको जो है ये भूमिका निभाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कैनालाइजेशन। कहा जाता है कि केंद्र ने यूरिया के आयात के लिए एक कैनालाइजिंग एजेंसी के रूप में इंडियन पोटाश लिमिटेड के कार्यकाल को क्या किया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। कहा जाता है राष्ट्रीय रसायन उर्वरक RCF और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL यूरिया आयात के लिए अन्य कैनालाइजिंग एजेंसियाँ हैं। आयात और निर्यात के कैनालाइजेशन का अर्थ निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वस्तुओं का आयात एवं निर्यात है। अगर इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें कैनालाइजेशन के उद्देश्यों की, तो कहा जाता है इसके माध्यम से मूल्य स्थिरीकरण में सुविधा मिलेगी और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा, सौदेबाजी की शक्तियों में किया जाएगा, निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से और अंडर इनवॉइसिंग को समाप्त किया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि अंडर इनवॉइसिंग क्या होता है, तो कहा जाता है इसके तहत इनवॉइस पर किसी वस्तु का मूल भुगतान की गई कीमत से कम दर्शाता है, ठीक है। प्रमुख कैनालाइज्ड कमोडिटीज़ की बात करें तो कहा जाता है बहुमूल्य वस्तुएं, हथियार, गोला बारूद, कृषि उत्पाद जैसे प्याज आदि इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो कैनालाइजेशन आपको ध्यान होना चाहिए। ये शब्दावली पूछ लिए जाएंगे कि हाल ही में न्यूज़ में रहा कैनालाइजेशन किस चीज़ से संबंधित है या क्या है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कहा जा रहा है यहाँ पे, कहा जा रहा है दोस्तों ग्रीन शू विकल्प, ठीक है। ग्रीन शू विकल्प, वित्त मंत्रालय ने ग्रीन शू विकल्प का प्रयोग करने का फैसला किया है। यह निर्णय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफर फॉर सेल को अच्छी प्रक्रिया मिलने पर किया गया है। कहा जाता है इसे एक ओवर अलॉटमेंट विकल्प भी कहा जाता है। ग्रीन शू विकल्प एक ऐसा विकल्प है जो प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO के दौरान अतिरिक्त शेयर बेचने के लिए अंडर राइटर्स के उपलब्ध रहता है। कहा जाता है IPO का अर्थ प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करना है। इसमें अंडर राइटर्स को मूल रूप से बेचने के लिए सहमत शेयरों की संख्या से 15% अधिक शेयर बेचने की अनुमति होती है। इस विकल्प का प्रयोग निर्गम के 30 दिनों के भीतर ही किया जा सकता है। तो ये आपको ग्रीन शू विकल्प याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय। कहा जाता है कि एक संसदीय पैनल ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से SFIO में यानी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में सभी रिक्तियों को भरने के लिए कहा है। अगर हम बात करें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की, तो कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत सरकार की अधिसूचना 2015 के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह एक बहुविषयक संगठन है, इसे कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच के लिए स्थापित किया गया था। ये जो है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि यह जटिल और अंतर विभागीय एवं बहुविषयक प्रभाव वाले मामलों की जाँच करता है, पर्याप्त जनहित मामले की भी जांच करता है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसकी जो है 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कहाँ पे वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मुंबई में, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में इसकी 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो आपको याद रखना है गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है लंबी पूंछ वाली बत्तख, ठीक है। कहा जा रहा है कि लंबी पूंछ वाली बत्तख की प्रजाति को 116 साल बाद कश्मीर के प्रसिद्ध वुलर झील में देखा गया है। तो ये आपके फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है वुलर झील को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। लंबी पूंछ वाली बत्तख की अगर हम बात करें तो कहा जाता है इसकी विशेषता जो होता है वो लंबी पूंछ वाली बत्तख पतली और रंगीन
समुद्री बत्तख होती हैं। पर्यावास सीमा की बात करें तो कहा जाता है यह बत्तख आर्कटिक और अंटार्कटिक के चारों ओर पाई जाती हैं। ये बड़े जल निकायों के निकट सर्दी का मौसम व्यतीत करना पसंद करती हैं। आहार की बात करें तो कहा जाता है कि समुद्री कशेरुकी जैसे केकड़े और मोलस्क को खाती हैं। अगर आईयूसीएन की स्थिति की बात करें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, लंबी पूंछ वाली बत्तख। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आते हैं लिक्विड ट्री या लिक्विड 3। ठीक है, कहा जाता है कि बेलग्रेड सर्बिया ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक शहरी फोटो बायो रिएक्टर प्रस्तुत किया है। इसे लिक्विड ट्री नाम दिया गया है। लिक्विड ट्री में जल होता है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवॉइड करने हेतु सूक्ष्म शैवाल का उपयोग करता है। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन करके वायु की गुणवत्ता में क्या करता है, सुधार करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिक्विड ट्री या लिक्विड 3। लिक्विड ट्री 10 साल पुराने वृक्षों या 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले बगीचों की तुलना में अधिक कुशल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि लिक्विड ट्री या लिक्विड 3 है क्या। नेक्स्ट है हमारा टेरन 1 रॉकेट। कहा जाता है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है ये, और हाल ही में इसकी लॉन्चिंग जो है असफल रही है, इसलिए ये क्या है, चर्चा में बना हुआ है। कहा जाता है कि 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग द्वारा कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉड्यूल बनाने के लिए किया जाता है। टेरन 1 को हल्के उपग्रहों के कक्षीय अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट है। इसे भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। यह पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। नवंबर 2022 में इसका सफल परीक्षण भी किया गया था। ठीक है, तो टेरन 1 रॉकेट आपको ध्यान में होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर एथलीट बी नियम। ठीक है, कहा जाता है कि विश्व एथलेटिक्स परिषद ने ऐसी महिला ट्रांसजेंडर एथलीट्स को महिला प्रतियोगिताओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है जिनमें मेल प्यूबर्टी के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं। कहा जाता है इसके अलावा लिंग विकास में अंतर वाले एथलीट्स प्रतिबंधों को कठोर बना दिया गया है। ऐसे एथलीट्स के लिए प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन की अधिकतम मात्रा को 5 से घटा करके 2.5 नैनो मोल प्रति लीटर कर दिया गया है। DSD यानी लिंग विकास में अंतर जननांगों सहित जीन्स, हार्मोन्स, प्रजनन अंगों से जुड़ी दुर्लभ स्थितियों का एक समूह है। यह उच्च टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को प्रेरित करता है। इससे ट्रांसजेंडर महिलाओं की क्षमता, सहन शक्ति, ताकत, फेफड़ों की क्षमता आदि में लाभ मिलता है। तो ट्रांसजेंडर एथलीट बी नियम आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा शारदा पीठ। कहा जा रहा है दोस्तों कि सरकार करतारपुर गलियारे के तर्ज पर शारदा पीठ खोलने की योजना बना रही है। करतारपुर गलियारा 2 महत्वपूर्ण सिख तीर्थस्थलों को जोड़ता है। ये तीर्थस्थल हैं डेरा बाबा नानक पंजाब और करतारपुर पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब। ठीक है, शारदा पीठ के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है यह हिंदू समुदाय के लिए एक पूजनीय स्थल है। इसे देवी सरस्वती का धाम माना जाता है। इसे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय से भी पहले शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र माना जाता है। तो ये फैक्ट आपके पास होने चाहिए। कहा जाता है यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में नीलम घाटी में स्थित है। नीलम घाटी नियंत्रण रेखा LOC के साथ जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तितवाल गाँव में अवस्थित है। तो आपको याद होना चाहिए शारदा पीठ का क्या है, कहाँ पर है। ठीक है, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है वैदिक हेरिटेज पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है। पोर्टल का जो उद्देश्य है दोस्तों वो आपको ध्यान होना चाहिए, वेदों में निहित ज्ञान का प्रसार करना, और यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा। यह पोर्टल ऐसे उपयोगकर्ता के लिए वन स्टॉप समाधान होगा जो वैदिक विरासत के बारे में कोई भी जानकारी खोजना चाहते हैं। इस पोर्टल की अगर हम बात करें तो कहा जाता है इस पोर्टल पर 4 वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अपलोड की गई है। ये 4 वेद हैं, कौन कौन से याद होना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल ध्यान में रखिए, कई क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है कोंकण 2023 युद्धाभ्यास। कहा जाता है यह भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी इंग्लैंड के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास, समुद्री अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, कहा जा रहा है कि हेमू कलानी, इनका जो जन्म हुआ है 23 मार्च 1923 को। कहा जाता है कि इनका जन्म संयुक्त भारत के सिंध क्षेत्र में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एक क्रांतिकारी और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें सिंध का भगत सिंह भी कहा जाता है। वे स्वराज सेना एक युवा संगठन के सदस्य थे। उन्होंने ब्रिटिश विरोधी साहित्य का वितरण किया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए थे। वर्ष 1942 में उन्होंने हथियारों से लदी ब्रिटिश रेल को पटरी से उतारने और लूटने का प्रयास किया था। इस रेल में रखे हथियारों का इस्तेमाल उस समय चल रहे बलूचिस्तान आंदोलन को दबाने के लिए किया जाना था। कहा जाता है दोस्तों कि हालांकि अभियान में वे पकड़े गए थे और 19 साल की कम आयु में ही उन्हें फांसी दे दी गई थी। व्यक्तिगत गुण की अगर
हम बात करें तो इनमें साहस, निडरता और देशभक्ति की भावना काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस तरीके से जो है आपको हेमू कालाकानी काफ़ी छुपा हुआ नाम है। ये भी जो है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत इनकी भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने 26 मार्च के अंतर्गत जो भी करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे उस पर हमने चर्चा कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।